नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल इंडियन नर्सिंग क्लासेस में। हमारा आज का टॉपिक है एंड ऑफ लाइफ केयर एंड केयर ऑफ डेथ बॉडी। आज की इस वीडियो में हम इस टॉपिक के अंतर्गत दो टॉपिक देखेंगे, एक एंड ऑफ लाइफ केयर एंड केयर ऑफ डेथ बॉडी। चलिए शुरू करते हैं। हम हमारे आज के टॉपिक को निम्न पॉइंट से समझेंगे कि एंड ऑफ लाइफ केयर की डेफिनेशन, पर्पस, पॉलिसीज, प्रिंसिपल्स, एंड लाइफ ऑफ केयर कब एप्लीकेबल होती है, ब्रीफमेंट केयर, प्रोसीजर्स, स्टेप्स, पेशेंट एजुकेशन एंड कंक्लूजन। सबसे पहले देखते हैं डेफिनेशन कि एंड ऑफ लाइफ केयर क्या होती है। तो एंड ऑफ लाइफ केयर refers to the support and medical care given to individuals in the final stage of a terminal illness or when recovery is not expected. End of life care एक सपोर्टिव और मेडिकल केयर होती है जो कि किसी इंडिविजुअल को फाइनल स्टेज में दी जाती है, बिल्कुल टर्मिनल इलनेस की कंडीशन में, एंड स्टेज पर, जब कि उसकी बीमारी की जो रिकवरी है वो नॉट एक्सपेक्टेड हो, उसकी रिकवरी की जो एक्सपेक्टेशन है, उम्मीद है, वो नहीं हो रह जाती है, उस समय हम एंड ऑफ लाइफ केयर देते हैं। इसके पर्पस क्या है? तो इसके पर्पस टू आइडेंटिफाई द इमोशनल, साइकोलॉजिकल एंड स्पिरिचुअल रिलीजियस नीड्स ऑफ सच डाइंग पेशेंट एंड देयर फैमिलीज। एंड ऑफ लाइफ केयर या केयर ऑफ डाइंग पेशेंट की जो पर्पस है वो यह है कि उस पेशेंट की या उस पेशेंट के फैमिली मेम्बर्स की इमोशनल, साइकोलॉजिकल, स्पिरिचुअल और उसकी जो रिलीजियस नीड्स है, जैसे अलग अलग धर्मों के अलग अलग रिलीजन के हिसाब से अलग अलग कल्चर होते हैं, तो इन सब चीज़ों की आवश्यकताओं को समझना, पेशेंट की इमोशनल क्या स्टेट है, उसके साइकोलॉजिकल स्टेज क्या है, उसकी स्पिरिचुअल और रिलीजियस नीड्स को और उसके फैमिली मेम्बर्स की नीड्स को समझना, ये एंड लाइफ ऑफ केयर के पर्पस हैं। पॉलिसी, एंड लाइफ ऑफ केयर की क्या पॉलिसीज़ होती हैं, किस हिसाब से उनको केयर देना चाहिए, तो इसकी कुछ पॉलिसीज़ निर्धारित की गई हैं। जैसे नंबर 1, टू रिस्पेक्ट रिलीजियस, कल्चरल बिलीव्स और पर्सनल विशेष रिलेटिंग टू डेथ एंड डाइंग, दिस मस्ट बी रिस्पेक्टेड। मीन्स जो पेशेंट है और या जो फैमिली मेम्बर्स है, उसके जो रिलीजियस और कल्चरल बिलीव्स हैं और उसकी इच्छाएं हैं, जो डाइंग पेशेंट है या जो एंड स्टेज पेशेंट है, उसकी इच्छाओं का और उसके रिलीजियस कल्चरल बिलीव्स का रिस्पेक्ट करना चाहिए और उसके रिस्पेक्ट करते हुए, उनकी इच्छाओं का पालन करते हुए उसकी केयर करना चाहिए। सेकेंड, इट इज़ इम्पोर्टेंट दैट हेल्थ केयर वर्कर्स कंप्लाई विथ लेजिस्लेशन, द विशेष ऑफ पेशेंट्स रिलेटिव्स कंटिन्यू टू फॉलो स्टैंडर्ड प्रिकॉशन वेयर नेसेसरी। मीन्स पेशेंट के, उसके रिलेटिव्स के, फैमिली मेम्बर्स की इच्छाओं का ध्यान रखते हुए उसकी केयर करना चाहिए, लेकिन जहाँ आवश्यक हो वहाँ पर जो कानून से संबंधित नियम है, जो उसके लेजिस्लेशन है, उसका ध्यान में रखते हुए उसकी केयर करना चाहिए। नेक्स्ट, ट्रांसमिशन बेस्ड प्रिकॉशन टू मिनिमाइज एनी रिस्क ऑफ क्रॉस इन्फेक्शन। मतलब क्रॉस इन्फेक्शन के रिस्क को कम करने के लिए प्रिकॉशन, ट्रांसमिशन बेस्ड प्रिकॉशंस को अपनाना चाहिए, ताकि जो क्रॉस इन्फेक्शन की जो रिस्क है वो कम की जा सके।
नेक्स्ट कोर प्रिंसिपल्स फॉर एंड ऑफ लाइफ केयर। एंड ऑफ लाइफ केयर के क्या प्रिंसिपल्स हो सकते हैं? तो इसमें फर्स्ट है रिस्पेक्ट द डिग्निटी ऑफ बोथ पेशेंट केयर गिवर। पेशेंट की और जो उसके केयर गिवर्स है, फैमिली मेम्बर्स है, रिलेटिव्स है, उनकी डिग्निटी के रिस्पेक्ट करना चाहिए। उस टू पेशेंट एंड फैमिली विशेष, रिस्पेक्ट पेशेंट्स एंड फैमिली विशेष। जो पेशेंट है उसके और उसके फैमिली मेम्बर्स की इच्छाओं का सम्मान करते हुए उसको केयर देना चाहिए। अगर वो चाहते हैं कि कुछ विशेष प्रकार की मतलब उनके धार्मिक रीति रिवाजों के हिसाब से या कुछ डिफरेंट प्रोटोकॉल से हटकर भी कुछ अगर वो केयर चाहते हैं या कुछ समय के लिए वो अपने रीति रिवाज के हिसाब से कुछ काम करना चाहते हैं तो उनको अलाउ करना चाहिए। एनकम्पेस एलिवेशन ऑफ पेन एंड अदर फिजिकल सिम्टम्स। पेशेंट को अगर पेन है या अदर फिजिकल सिम्टम्स है तो उसको एलिवेट करने की कोशिश करना चाहिए, मतलब कम करने की कोशिश करना चाहिए। असेस एंड मैनेज साइकोलॉजिकल, सोशल एंड स्पिरिचुअल रिलीजियस प्रॉब्लम्स। उसकी साइकोलॉजिकल, सोशल, स्पिरिचुअल और उसकी जो रिलीजियस धार्मिक कुछ समस्याएं हैं तो उसको असेस करना चाहिए, उसको मैनेज करने की कोशिश करना चाहिए। प्रोवाइड एक्सेस टू एनी थेरेपी विच में रियलिस्टिकली बी एक्सपेक्टेड टू इम्प्रूव द पेशेंट क्वालिटी ऑफ लाइफ इंक्लूडिंग अल्टरनेटिव और नॉन ट्रेडिशनल ट्रीटमेंट्स। पेशेंट को अगर आवश्यकता हो तो उसकी अगर क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए नॉन ट्रेडिशनल ट्रीटमेंट या अल्टरनेटिव थेरेपी का भी उपयोग किया जा सकता है। अगर पेशेंट की जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है उसको इम्प्रूव करने के लिए आवश्यक हो तो अल्टरनेटिव थेरेपी या नॉन ट्रेडिशनल ट्रीटमेंट का भी यूज़ किया जा सकता है। प्रोवाइड एक्सेस टू पैलिएटिव केयर एंड हॉस्पिस केयर। पेशेंट को पैलिएटिव केयर और हॉस्पिस केयर भी प्रोवाइड कराना चाहिए। पैलिएटिव केयर क्या है? इसमें पेशेंट की एंड स्टेज में पेशेंट को ट्रीटमेंट मतलब क्यूरेटिव ट्रीटमेंट के साथ साथ उसको जो उसके प्रॉब्लम्स है या जो सिम्टम्स है उनको भी कंफर्ट, पेशेंट को कंफर्ट और रिलीफ प्रोवाइड कराने के साथ साथ क्यूरेटिव ट्रीटमेंट भी दिया जाता है इसमें पैलिएटिव केयर। जबकि हॉस्पिस केयर में क्या है कि इसमें पेशेंट को मेन फोकस जो होता है वो उसके कंफर्ट पे मेन फोकस होता है इसमें, और पेशेंट को पीसफुल और कंफर्टेबल एंड ऑफ लाइफ केयर इसमें दी जाती है। इसमें क्यूरेटिव ट्रीटमेंट नहीं दिया जाता हॉस्पिस केयर। रिस्पेक्ट द राइट टू रिफ्यूज ट्रीटमेंट। एंड स्टेज पे अगर पेशेंट अब किसी पर्टिकुलर ट्रीटमेंट को रिफ्यूज़ करे तो भी उसके इस राइट को, रिफ्यूज ट्रीटमेंट के राइट का सम्मान करना चाहिए। स्टाफ शुड बी ट्रेंड टू एड्रेस सच पेशेंट केयर। और जो स्टाफ होता है वो इस प्रकार की पेशेंट केयर करने के लिए क्या होना चाहिए? एक्सपर्ट होना चाहिए या ट्रेंड होना चाहिए। व्हेन इज ELOC एप्लीकेबल? एंड लाइफ ऑफ केयर कब एप्लीकेबल होती है? टू एप्लीकेबल इन टर्मिनली इल सफरिंग फ्रॉम इनक्यूरेबल प्रोग्रेसिवली वर्सनिंग डिसीज। ये टर्मिनली इल पेशेंट में जो कि इनक्यूरेबल डिसीज़ से सफ़र कर रहा हो, जो डिसीज़ क्योर नहीं हो सकती और उसकी जो डिसीज़ है वो लगातार बढ़ती जा रही है, वर्सनिंग होती जा रही है, ऐसे पेशेंट में एंड लाइफ ऑफ केयर दी जाती है। नेक्स्ट, ब्रेवमेंट केयर। द हॉस्पिटल फैसिलिटी, एक्सेस टू रूम्स एंड स्पेस, बेड, डिस्कशन between patients, staff, and family members can take place in a quiet, comfortable environment where privacy is ensured. हॉस्पिटल फैसिलिटी में पेशेंट और पेशेंट के फैमिली मेम्बर्स को स्टाफ से डिस्कशन करने के लिए सेपरेट रूम उपलब्ध कराना चाहिए और एक शांत, कंफर्टेबल, क्वाइट एनवायरनमेंट उसको उपलब्ध कराना चाहिए जहाँ की वो मतलब उसको अपनी प्राइवेसी मेंटेन कर सके।
Formal bereavement support is offered by the hospital. Families are given time and space to mourn at the bedside. Their needs are sensitively attended to. जो पेशेंट ब्रीवमेंट सपोर्ट के लिए हॉस्पिटल में क्या ब्रीवमेंट सपोर्ट ऑफर्ड की जाती है, मतलब फैमिलीज मेम्बर्स को कुछ टाइम के लिए पेशेंट के बेड साइड पे मोर्न की स्थिति में, जब वो मतलब कुछ जैसे दुख में या वियोग में की कंडीशन में होता है, तो दुख प्रकट करने के लिए मतलब कुछ समय के लिए उसको पेशेंट के बेड साइड में फैमिली मेम्बर्स को कुछ टाइम उपलब्ध कराया जाता है। वहाँ पे उसको वहाँ पे कुछ समय रुकने के लिए अलाउ करना चाहिए और उसकी जो नीड्स है उसको सेंसिटिवली अटेंड करना चाहिए। द डाइंग पेशेंट इज केयर्ड फॉर इन ए प्राइवेट एंड डिग्निफाइड स्पेस एंड एज फार एज पॉसिबल इन ए सिंगल रूम। अगर डाइंग पेशेंट की केयर के लिए क्या एक प्राइवेट कोशिश करना चाहिए, एक प्राइवेट सेपरेट रूम या सिंगल रूम उसको उपलब्ध कराया जाना चाहिए, और हो सके तो फैमिली मेम्बर्स को और पेशेंट को एक प्रेयर रूम भी उपलब्ध कराने से जहाँ पर कि वो प्रेयर कर सके। नेक्स्ट प्रोसीजरल स्टेप्स। ये अभी तक हम देख रहे थे एंड लाइफ ऑफ केयर, मतलब पेशेंट के एंड स्टेज पे कैसे केयर करना चाहिए या डाइंग पेशेंट की केयर कैसे की जाती है बिल्कुल एंड स्टेज पे। अब यहाँ पे प्रोसीजरल स्टेप्स में हम देखेंगे कि केयर ऑफ पेशेंट आफ्टर डेथ, डेथ के बाद पेशेंट की केयर कैसे करना है। तो इसमें डेथ के बाद पेशेंट केयर में क्या करते हैं, चेंज ऑफ द पेशेंट क्लोथ्स एंड स्पंजिंग, पेशेंट की क्लोथ्स को चेंज करना है, उसकी स्पंजिंग करना है। आई शुड बी क्लोज इमीडिएटली एज इन स्लीप, पेशेंट की जो आइस है उसको क्लोज कर देना चाहिए डेथ के तुरंत बाद, जैसे कि सोते समय उसकी आंखें बंद होती है उस प्रकार बंद कर देना चाहिए। रिमूव ऑल सपोर्ट इक्विपमेंट, पेशेंट से सारे सपोर्टिव इक्विपमेंट्स को रिमूव कर देना चाहिए, कोई मॉनिटर वगैरह कोई इक्विपमेंट अगर लगा हो तो उसको रिमूव कर देना चाहिए। बॉडी टू बी स्ट्रेंथन्ड विथ आर्म्स लेड एट द साइड्स, पेशेंट की बॉडी को स्ट्रेट रख देना चाहिए, उसके दोनों हाथों को सीधे उसके साइड में रख देना चाहिए। माउथ शुड बी क्लोज्ड इमीडिएटली, उसके माउथ को बंद कर देना चाहिए। कीप द हेड एंड चिन इन पोजीशन, उसके सिर को चिन को एक सीधी पोजीशन में रख देना चाहिए। अगर ज़रूरत हो तो बैंडेज में बी यूज इफ नेसेसरी, बैंडेज की आवश्यकता हो तो बैंडेज को भी हम बैंडेज से भी सिर से बैंडेज से मुंह को बांध सकते हैं। कई बार क्या होता है माउथ बंद नहीं होता, ओपन हो जाता है बार बार, तो उसको बैंडेज से ज़रूरत हो तो बांध सकते हैं। प्लग नोज एंड ईयर विथ कॉटन प्लग, कॉटन नोज और ईयर्स में कॉटन प्लग लगा देना चाहिए। प्लेस एन एडल्ट इनकॉन्टिनेंस पेड डाइपर अंडर द डिसीज, जो डेथ पेशेंट है उसको डाइपर लगा देना चाहिए या पेड लगा देना चाहिए। कवर द पेशेंट विथ न्यू वाइट सीट, पेशेंट को नई वाइट सीट से कवर कर देना चाहिए। इफ़ अटेंडेंट ब्रिंग्स देयर बेड शीट देन यूज़ अटेंडेंट बेड शीट, अगर अटेंडेंट बेड शीट देना चाहे तो उनकी बेड शीट का यूज़ कर लेना चाहिए, नहीं तो हॉस्पिटल के द्वारा पेशेंट की डेड बॉडी को वाइट मतलब डेड बॉडी के लिए वाइट सीट उपलब्ध कराना चाहिए। ये पेशेंट को अटेंडर को बताना चाहिए कि ये हॉस्पिटल से उपलब्ध कराई जाती है और ये नॉट चार्जेबल नहीं होती है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल कराई जाती है। अटैच एन आइडेंटिटी कार्ड टू द डेड बॉडी हैविंग नेम्स आईपीडी नंबर ऑन रिस्ट एंड एंकल बोथ, इसमें के बाद क्या पेशेंट के बॉडी से क्या आइडेंटिटी कार्ड को डेड बॉडी में आईपीडी नंबर के साथ में रिस्ट या एंकल पर अटैच कर देना चाहिए। अलाउ द रिलेटिव्स टू बी विद द बॉडी फॉर ए वाइल, अटेंडर को कुछ देर के लिए बॉडी के साथ रुकने के लिए अलाउ करना चाहिए। अरेंज टू मीट द रिलीजियस राइट्स इफ पॉसिबल, अगर उन्हें कोई अपने रिलीजियस राइट्स के लिए वहाँ पे कुछ देर रुकना हो या वो रुकना चाहते हैं, कुछ अपनी रिलीजियस एक्टिविटी कुछ करना चाहते हैं, तो उनको कुछ देर के लिए टाइम देना चाहिए। प्राइमरी नर्स टू फॉलो द रूटीन डिस्चार्ज प्रोसीजर एज पर डिस्चार्ज पॉलिसी बट एज अर्ली एज पॉसिबल,
क्या प्राइमरी नर्स को क्या है, डिस्चार्ज प्रोसीजर है जो वो रूटीन प्रोसीजर जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी कर लेना चाहिए. इफ़ द डिसीज is to be viewed by relatives on the ward, ensure there is no bloody or body rape. The patient carefully in a seat and fasten with the tape. Fluid leakage about the face. Clean. Fluid leakage from the face. अगर इफ़ द डिसीज इज टू बी व्यूड, अगर रिलेटिव्स के द्वारा या फैमिली मेम्बर्स के द्वारा डिसीज्ड मतलब जो डेथ बॉडी है उसको अगर वो देखना चाहते हैं तो क्या होना चाहिए, बॉडी को कवर कर लेना चाहिए और उसका जो भी ब्लड वगैरह अगर लगा हो तो उसको क्लीन कर देना चाहिए, उसका फेस वगैरह सब क्लीन कर देना चाहिए. किसी प्रकार का फ्लूइड लीकेज मीन्स नेजल सीक्रेशन या ओरल सीक्रेशन के द्वारा किसी प्रकार का फ्लूइड लीकेज उसके फेस पे नहीं होना चाहिए. इसके पहले कि रिलेटिव्स पेशेंट को मतलब डेथ बॉडी को देखें तो उसको पहले क्लीन कर देना चाहिए, इसके बाद उनको दिखाना चाहिए. आफ्टर बॉडी पैकेजिंग देन लेबलिंग, इसके बाद बॉडी को पैकेज कर देना चाहिए. आफ्टर केयर इंश्योर ऑल नोट्स, आफ्टर केयर इंश्योर ऑल नोट्स लेबोरेटरी रिपोर्ट्स एंड एक्सरेज आर गैदर टुगेदर. मतलब सभी प्रकार की जो केयर देने के बाद में क्या सभी लेबोरेटरी रिपोर्ट्स एक्सरेज को कलेक्ट कर लेना चाहिए. हैंडलिंग ओवर टू डेड बॉडी टू रिलेटिव्स एंड साइन टू बी टेक इन रजिस्टर, डेड बॉडी को रिलेटिव्स को हैंड ओवर कर देना चाहिए और उनसे रजिस्टर में साइन ले लेना चाहिए. पेशेंट एजुकेशन. अब पेशेंट एजुकेशन मीन्स अगर अटेंडर रिलेटिव्स या फैमिली मेम्बर्स चाहते हैं कि उनके पेशेंट के बारे में उनको जानकारी लेना चाहते हैं कि पेशेंट क्या डायग्नोसिस था, पेशेंट का ट्रीटमेंट क्या दिया गया था, उसकी कंडीशन कैसी थी, किस स्टेज में पेशेंट की तो कैसे डेथ हुई, किस स्टेज में पेशेंट था, तो ये सब जानकारी पेशेंट के बारे में एजुकेशन उनके फैमिली मेम्बर्स को देना चाहिए. कंक्लूज़न मीन्स हम इसके बाद में ये कंक्लूज़न ये कर सकते हैं, हम कंक्लूज़न पहुंच सकते हैं कि हमने पेशेंट के जो केयर दी उसकी हम इच्छाओं को पूरा कर पाए कि नहीं कर पाए. एंड स्टेज पे पेशेंट की कुछ इच्छाएं रहती है या उसको मतलब हम रिस्पेक्टफुली उसकी सारी बातों को एक्सेप्ट कर पाए नहीं कर पाए, उसकी डिग्निटी मेंटेन कर पाए नहीं कर पाए, तो इन सब चीज़ों को हमें विश्लेषण करना है. कंफर्ट ट्रेनिंग हम उसको या फैमिली मेम्बर्स को दे पाएँ कि नहीं. काउंसलिंग और प्रेयर एरिया, उनको एक सेपरेट प्रेयर एरिया या काउंसलिंग के लिए उनको एक सेपरेट रूम उपलब्ध करा पाए नहीं कर पाए, एक स्पेशल रूम अवेलेबल करा पाए कि नहीं करा पाए. इन सब चीज़ों का हमें ये देखना है. लास्ट में हम अपना इससे कंक्लूज़न निकाल सकते हैं. थैंक यू फॉर वॉचिंग. प्लीज़ सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़.